राधिका, राधिका, किधर हो यार तुम? कहते हुए सतीश किचन में आ गया। क्या कर रही हो आज इतनी सुबह सुबह तुम? उसने किचन में फैले सामान और राधिका की व्यस्तता को देखकर पूछा। ओह हाँ, भूल गए ना तुम? राधिका ने बिना सतीश की ओर देखे उलाहना दिया। यार क्या भूल गया मैं, सतीश ने कहा। अब तुम भी ना सच्ची में एकदम भुलक्कड़ होते जा रहे हो। राधिका ने उसकी ओर पलटकर कहा। 2 दिन पहले ही तो बताया था ना कि हमारे यहाँ किटी पार्टी होने वाली है। ओह हाँ हाँ, सतीश ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। बताया तो था तुमने, पर दिमाग से निकल गया। ओके, तो कौन कौन आ रही आज तुम्हारी पार्टी में? राधिका झुटमुट का नाराज होते हुए बोली। ओहो, ज्यादा उछलो मत, तुम नहीं रहोगे हमारी पार्टी में समझे, सतीश हंसते हुए बोला। यार मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, वरना मुझे क्या, राधिका बोली। सुनिए ना, आप जरा हॉल का डेकोरेशन देख लीजिए प्लीज, सब एकदम टिप टॉप लगना चाहिए, सतीश ने कहा। जो हुकुम मल्लिका। और कुछ? राधिका हाथ जोड़कर बोली। नहीं जी, बस इतना ही कर दीजिए। आज की किटी में मिसेस मोहिनी माथुर भी आने वाली है, बड़ी शान बताती है अपनी अमीरी की। कौन? मोहिनी भी आ रही है? सतीश के दिल की खुशी उसके आवाज में छलक उठी। ओह, तो क्या हुआ इसमें? राधिका उससे घूरती हुई बोली। सतीश एकदम संभलते हुए बोला, नहीं नहीं, बस यूं ही बोल पड़ा, बड़ी ही गॉर्जियस पर्सनालिटी है। गॉर्जियस, राधिका मुंह बनाकर बोली। बस पैसों का घमंड है और क्या। सतीश हॉल में जाकर सब ठीका ठाक करने लगा और मन ही मन मोहिनी को याद कर पुलकित होने लगा। सच ऐसा गोरा निखरा रंग और बड़ी बड़ी मदहोश आंखें और उस पर लंबी छरहरी काया। उफ! तभी मोबाइल की रिंग सुनाई दी और राधिका की आवाज। प्लीज सतीश, मेरा मोबाइल देखो तो किसका कॉल है? मेरे हाथ गीले हैं अभी। ओके स्वीटी, कहता हुआ सतीश मोबाइल उठाकर जैसे ही हेलो बोलता है, उधर से मोहिनी की आवाज सुनाई देती है। ओह सतीश जी हैं क्या? राधिका नहीं है घर में? सतीश की दिल की धड़कन तो मानो बेकाबू हो गई। जी जी, वो किचन में काम कर रही अभी, किसी तरह उसने कहा। ओह स्वीट बेटी, आप ना उससे कह दीजिए कि वो परेशान ना हो, मोहिनी बोली। सतीश ने तुरंत पूछा, क्यों आप नहीं आ रही हो पार्टी में? मोहिनी खनकती हंसी हंसने लगी। नहीं नहीं, अब एक्चुअली प्लान चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब किटी पार्टी में ओनली लेडीज नहीं कपल्स शामिल होंगे, यानी हम सब अपने हस्बैंड के साथ, और इस तरह ये किटी पार्टी एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन बन जाएगी। है ना गुड आइडिया? सतीश तो उछल पड़ा खुशी से, फिर सोचते हुए बोला, पर इतनी जल्दी इतनी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट? अरे वो आप मुझ पर छोड़िए, मोहिनी बीच में ही बोली। हमारा फार्म हाउस है ना, वहाँ होगी पार्टी, शहर से दूर खुले वातावरण में पूरी रात। ओके, तो आप दोनों पहुंच जाना रात 8 बजे तक वहां पर। और हाँ, ड्रेस कोड ना भूलना, रेड शर्ट और ब्लैक पैंट। ओके बाय। तभी राधिका आई। क्या हुआ, किसका कॉल था? सतीश खुशी से झूमता हुआ बोला। अब तो बस शाम की तैयारी शुरू करो, ये सब काम बंद करके। हमें मोहिनी जी के फार्म हाउस पर रात 8 बजे पहुंचना है, रेड शर्ट और ब्लैक पेंट में। ओह, ये मोहिनी का क्या नाटक है अब? राधिका गुस्से से बड़बड़ाई। सुबह से काम में लगी थी और इसने प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, लेडीज को रेड टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहनना था। उफ, ये मोहिनी भी बसस, सतीश बोला। अरे अच्छा हुआ ना ये तो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस सज धज कर पार्टी में जाएंगे और सारी रात नाचेंगे गाएंगे और झूमेंगे। तभी डोर बेल बज उठी। राधिका ने दरवाजा खोला तो देखा नीतू, साइली, शाइना और मोना खड़ी हैं। अरे तुम सब आओ, अंदर आओ, कहती हुई राधिका उन सबको अंदर हॉल में ले आई। सतीश तो इतनी लेडीज देखते ही अंदर चला गया, पर उसका ध्यान इनकी बातों पर ही लगा था। मोना गुस्से से बोली, ये मोहिनी ने बस मैसेज भेजकर प्लानिंग सेट कर ली और हमसे डिस्कस तक नहीं किया। नीतू उसे शांत करते हुए बोली, यार अब गुस्सा मत हो तू, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, एंजॉय करेंगे हम, साइली ने कहा। पर आज तो राधिका के घर थी ना किटी पार्टी, उसका क्या? शाइना हंसकर बोली, देखो अच्छा ही है ना, हम अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में शामिल होंगी तो, है ना? मोना कुछ कहती, इससे पहले ही राधिका की मोबाइल पर कॉल आई, मोहिनी की। हाय राधिका, तुम्हारे यहाँ ये सब आई है ना, उनसे कहा दो कि चुपचाप घर जाएं और शाम की पार्टी के लिए तैयार होना शुरू कर दें।
मुझे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं। और ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। राधिका का चेहरा देख सायली बोली, मोहिनी का ही कॉल था ना, अब क्या हुक्म है महारानी का? राधिका बोली, उसे पता कैसे चला कि तुम सब यहाँ पर आई हो अभी? आई एम रियली सरप्राइज्ड। ओह, छोड़ उसे। अब और ये बता कि कितने बजे जाने वाली है तू उसकी पार्टी में? मोना ने पूछा। कोई 8 बजे रात को, और क्या? सुना नहीं अभी क्या फरमाया उसने? उसे लेट लतीफी पसंद नहीं। राधिका मुंह बनाकर बोली। हो माय फुट, नीतू ने कहा। सब उसके हस्बैंड की दौलत बोल रही है, नहीं तो रत्ती भर भी ना गुण है ना रूप। सतीश ये सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। लगता है नीतू की आंखें कमजोर हो गई हैं, इसीलिए उसे ये मोहिनी का दबदबाता सौंदर्य नजर नहीं आ रहा। तभी सबकी सब लेडीज उठी और वाह, सी यू इन द पार्टी बोलकर चली गई। राधिका अंदर आकर बोली, एक बात बताओ, कहीं तुमने ही तो मोहिनी को कॉल करके नहीं बताया था इन लेडीज के बारे में? बोलो। सतीश गुस्से से देखने लगा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चला गया। राधिका उसे आवाज देती रही, पर वो सीधे अपनी कार में बैठकर निकल गया। सतीश अपनी गाड़ी तेज ड्राइव कर रहा था। उसे राधिका पर बहुत गुस्सा आ गया था कि वो उसे मोहिनी का जासूस समझ रही थी। अचानक ही गुस्से और चिढ़ की वजह से सतीश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। तभी उसके जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। सतीश ने देखा तो वो राधिका का था। उसने कॉल कट कर दी और वापस रख ही रहा था कि मोहिनी का कॉल आ गया। सतीश ने गाड़ी रोकी और हेलो कहा। ओह सतीश जी, आप प्लीज जल्दी आइए ना। मोहिनी की व्याकुल सी आवाज सुनाई दी। सतीश ने हैरान होते हुए पूछा, बेटी किधर आऊं? हुआ क्या है? आप ठीक तो है ना? जी आप बस अभी हमारे फार्म हाउस पर आ जाए प्लीज, मोहिनी ने कहा और कॉल कट कर दी। सतीश हैरान परेशान सा गाड़ी चलाते हुए जब फार्म हाउस पर पहुंचा तो मोहिनी उसे गेट पर ही खड़ी मिली। अस्त व्यस्त बाल और उसके परेशान चेहरे से लग रहा था कि कोई गंभीर समस्या है। सतीश ने गाड़ी से उतरकर पूछा, क्या बात है मोहिनी जी, सब ठीक तो है ना? मोहिनी रुआंसे स्वर में बोली, प्लीज आप अंदर आइए पहले, और उसका हाथ पकड़कर ऊपर के फ्लोर की ओर ले जाने लगी। फॉर्म में पार्टी की डेकोरेशन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। सब अपने अपने काम को फिनिशिंग टच देने में बिजी थे। किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं था। ऊपर अपने रूम में पहुंचते ही मोहिनी ने दरवाजा बंद कर दिया और सतीश के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्लीज सतीश जी, वादा कीजिए कि मेरी हेल्प करेंगे आप, सतीश ने उलझे स्वर में कहा। पर मोहिनी जी बताइए तो सही बात क्या है? मोहिनी ने अपने रूम में रखे बड़े से फ्रिज का डोर खोला और सतीश को इशारा किया देखने का। सतीश ने जैसे ही फ्रिज में देखा, उसे तो जैसे चक्कर सा आ गया। उफ, कितना भयानक दृश्य! अंदर सामान की जगह मिस्टर जे के माथुर की लाश पड़ी थी। सतीश को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है। उसने सहारे के लिए वहीं पड़ी कुर्सी को थाम लिया। मोहिनी ने फ्रिज बंद किया और सतीश को पानी ला कर दिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, प्लीज टेक इट इजी, रिलैक्स। आप यूं होश खोएंगे तो मेरी हेल्प कौन करेगा? सतीश ने पानी एक सांस में ही गटक लिया और बोला, जी मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा। मिस्टर माथुर यूं अचानक? मोहिनी ने बीच में कहा, प्लीज रिलैक्स, मैं आपको सब बताती हूँ, आइए टेरेस पर चलें। और वो दोनों टेरेस पर आ गए। मोहिनी कहने लगी, जी आज सुबह जब आपसे फोन पर बातें की, उसके करीब 1 घंटे बाद मुझे बेडरूम से कुछ आवाज आई। मैं लपक कर अंदर गई तो देखा कि मेरे हस्बैंड नीचे गिरे पड़े हैं और उनके पास ही जहर की बोतल खाली पड़ी थी। मैंने नब्ज देखी तो वो गायब थी, सांस भी नहीं चल रही थी। सतीश बोला, तो आपने तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, मोहिनी ने दुखी स्वर में कहा। वो तो अब जा चुके थे मुझे हमेशा के लिए छोड़कर, डॉक्टर बुला के क्या करती फिर? सतीश ने हैरानी से पूछा। तो आपने फिर मुझे क्यों बुलाया और उनकी बॉडी को फ्रिज में क्यों रखा है? मोहिनी बोली, अगर सुसाइड का पता चल गया तो इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं देने वाले, फिर मुझे 5 करोड़ का इंश्योरेंस है इनका। अब आप ही बताइए कि आखिर आत्महत्या को छुपाती नहीं तो और क्या करती फिर? सतीश ने सोचते हुए कहा, पर इस तरह आत्महत्या को आप कब तक छुपा कर रख सकोगी? मोहिनी बोली, जी इसीलिए तो आपको बुलाया है, आप प्लीज इनकार न करना मेरी हेल्प करने से। सतीश ने उलझन भरे स्वर में पूछा, पर मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? मोहिनी बोली,
यही कि आपको मेरा साथ देना है इस आत्महत्या को हत्या बताने में, सतीश बोला। पर आखिर कैसे? मोहिनी थोड़ा रुकी और फिर समझाने लगी। देखिए, आज शाम न्यू ईयर पार्टी है, यहाँ सब आने वाले हैं और आप इस पार्टी में मेरे हस्बैंड के कपड़े पहनकर मेरे हस्बैंड बनकर शामिल होंगे। मैंने पार्टी की थीम में मास्क रखा है, यानी सब गेस्ट मास्क लगाए रहेंगे चेहरे पर। इस तरह कोई आपको नहीं पहचान सकेगा, सतीश बोला। पर राधिका भी तो आने वाली है पार्टी में, उसने मुझे पहचान लिया तो? मोहिनी ने कहा। हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड के सूट और चेहरे पर मास्क के कारण कोई नहीं पहचानेगा। आपकी हेल्थ हाइट भी सेम ही है लगभग। ऊपर से रंग बिरंगी लाइट्स रहेंगी, सतीश बोला। फिर क्या होगा लेकिन इससे? जी, इससे सबको यकीन हो जाएगा कि मेरे हस्बैंड अभी पार्टी तक जिंदा थे। और फिर 12 बजे जब लाइट्स ऑफ करेंगे तब आप चीख मारकर गिर जाना। मैं रोती हुई सबसे आपको अपने रूम में ले चलने कहूंगी और फिर थोड़ी देर बाद किसी बहाने से सबको नीचे भेज फ्रिज से बॉडी निकालकर बाहर रख दूंगी। सबको यकीन हो जाएगा कि हस्बैंड की मौत बीच पार्टी में हुई है। पुलिस इसे मर्डर ही मानेगी, सतीश बोला। पर पोस्टमार्टम का क्या? उसमें तो टाइम पता चल जाता है, मोहिनी बोली। डोंट वरी, डॉक्टर को आसानी से मिला लेंगे हम, सतीश बोला। पर मान लो मैं ये सब जोखिम लेकर आपकी हेल्प कर भी लूं तो मुझे क्या फायदा होगा? उल्टे पकड़े जाने पर सजा हो जाएगी मुझे भी, मोहिनी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली। आप चिंता ना करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा आपको। चैत्साना श्यामला और इंश्योरेंस के पैसे में से आधा आपका। बोलिए, है मंजूर? 2.5 करोड़ रकम की कल्पना से ही सतीश सपनों में खो गया और तुरंत उसने हामी भर दी। मोहिनी हाथ मिलाते हुए बोली, थैंक यू सतीश जी। अब बस आप इसी बात का ख्याल रखें कि राधिका के निकट न जाए पार्टी में, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तभी सतीश का मोबाइल बजने लगा। ओह, राधिका की कॉल, सतीश बड़बड़ाया। मोहिनी बोली, कॉल उठाओ और कह दो कि मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ और कल सुबह लौटूंगा। ओके। सतीश ने कॉल उठाई और राधिका के कुछ बोलने से पहले ही बोलने लगा। मैं अर्जेंट काम से दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ, कल दोपहर को वापस आऊंगा। और उसने कॉल कट कर दी। सतीश बोला, चलिए अब अंदर जाकर मिस्टर माथुर के पहने कपड़ों से मैच करते कपड़े निकालिए मेरे लिए, जिससे बाद में कपड़ों को देखकर शक न कर सके कोई। मोहिनी बोली, गुड आइडिया। दोनों वापस बेडरूम में आए और फ्रिज खोला मिस्टर माथुर के कपड़े देखने के लिए। पर ये क्या? फ्रिज में तो लाश थी ही नहीं। सतीश की तो चीख निकल गई और मोहिनी का भी चेहरा पीला पड़ गया। लाश आखिर गई कहाँ? मिस्टर माथुर की लाश गायब देख सतीश इस कदर घबरा गया कि उसके होशो हवास ही गुम हो गए। वो स्टैच्यू बना फ्रिज को ताकने लगा। तभी मोहिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए घबराए स्वर में कहा, सतीश जी, अब हम क्या करें? फ्रिज में से किधर गायब हो गई लाश? ओह माय गॉड! सतीश को तो इस ठंड में भी पसीना आ गया। कुछ देर तो वो सोचता रहा, फिर आखिर बोला, देखिए मोहिनी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मोहिनी तुनक कर बोली, देखिए सतीश जी, अब आप पीछे नहीं हट सकते मेरी हेल्प करने से, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा। सतीश मन ही मन अपने को कोसते हुए बोला, तो आखिर हम करें क्या? अब बताइए आप ही। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वही सब जो हमने प्लान किया था। आप एकदम रिलैक्स हो जाओ प्लीज, नहीं तो बिना वजह किसी को भी शक हो जाएगा। सतीश बोला, पर मिस्टर माथुर की लाश गई किधर? उनकी हत्या हुई है ये प्रूफ करने के लिए भी तो लाश जरूरी है, उसे कहाँ तलाशे अब? मोहिनी एकदम ठंडे स्वर में बोली, उसकी जवाबदारी मेरी है, वो मैं देख लूंगी कि ये किसकी साजिश है और किसने फ्रिज से लाश गायब की है। देखो, अब एकदम शांत हो जाओ और कुछ देर मेरे रूम में ही रेस्ट करो। जब पार्टी का टाइम हो जाएगा तो मैं आपको जगा दूंगी और आप मेरे हस्बैंड के कपड़े पहन मास्क लगाकर नीचे पार्टी में आ जाना। ओके, कहकर वो दरवाजा बंद कर नीचे चली गई। सतीश हतप्रभ सा कुछ देर खड़ा रहा, फिर मिस्टर माथुर की अलमारी की ओर चल पड़ा। सोचा, सूट वगैरह निकालकर ट्राई करके देख लेता हूँ। उसने याद करने की कोशिश की कि मिस्टर माथुर की लाश पर किस कलर का सूट था। फिर उसने अलमारी का हैंडल घुमाया और अलमारी खुल गई। अंदर सामने ही मिस्टर माथुर की लाश खड़ी थी। वो चीख मारकर बेहोश हो गया। उठो, उठो सतीश, यहाँ फर्श पर क्यों सो रहे हो? मोहिनी ने उसे हिलाकर उठाया।
होश में आते ही सतीश को फिर वो भयानक मंजर याद आ गया। वो चिल्लाने लगा, मोहिनी मोहिनी, वो मिस्टर माथुर की लाश यहाँ कपबोर्ड में थी, मैंने देखा खुद। मोहिनी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ओह सतीश, क्यों नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो? तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, इसीलिए यूं अजीब बातें कर रहे हो। ये देखो, मैंने खुद अभी तुम्हारे लिए सूट सेलेक्ट कर निकाला है। मुझे तो कहीं ना दिखी वो लाश। अब ये कॉफी पियो और जल्दी से फ्रेश होकर सूट पहन लो। और हाँ, ये बैटमैन का मास्क लगा लेना फेस पर। ओके, अब मैं नीचे जा रही हूँ तैयार होने और मेहमानों का वेलकम करने के लिए। तुम भी जल्दी आ जाना, ओके? कहकर मोहिनी नीचे चली गई। सतीश ने कॉफी पी और फ्रेश होकर सूट पहन लिया। जब फेस पर मास्क लगाया तो उसका पूरा फेस कवर हो गया। अब कोई नहीं बता सकता था कि मास्क के पीछे कौन है। मोहिनी चमचमाती ब्लैक इवनिंग गाउन और डायमंड नेकलेस पहनकर तैयार हुई तो मिरर में देखकर खुद पर ही मोहित हो गई। सच में एकदम शानदार लग रही थी वो सिर से पैर तक। अब उसने सिल्वर हाई हिल्स के सैंडल पहने और चल पड़ी सतीश को बुलाने। तभी उसे सतीश सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया। सूट और बैटमैन के मास्क में वो बिल्कुल मिस्टर माथुर ही नजर आ रहा था। मोहिनी मोहक अदा में मुस्कुराई और अपना हाथ सतीश की ओर बढ़ाया, फिर दोनों हाथों में हाथ डाले गेट की ओर चल पड़े, मेहमानों का वेलकम करने के लिए। मोहिनी बोली, डोंट वरी सतीश, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने 2 आदमियों को लगा दिया है लाश ढूंढने के लिए। सतीश कुछ बोलता कि इसके पहले ही गेस्ट आने शुरू हो गए। सबके सब ड्रेस कोड में थे मोहिनी और सतीश को छोड़कर। मोना और नीतू आते ही मोहिनी को बोली, ये क्या मोहिनी जी, आपने तो ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो इसलिए कि हम गेस्ट से अलग नजर आएं। और हाँ, फ्रंट टेबल पर ही अलग अलग मास्क रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो पहन लीजिए आप लोग। मोहिनी ने खुद एक पुल्लों से बना बड़ा सा गॉगल बस लगाया था। धीरे धीरे ढलती शाम के साथ फार्म हाउस जगमगाने लगा। गेस्ट आते रहे और अपनी पसंद के मास्क लगाकर पार्टी में शामिल होते रहे। तभी हॉल में राधिका ने एंट्री ली। अपनी रेड ब्लैक ड्रेस और खुले करली बालों में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने मोहिनी के पास आकर कहा, सॉरी मोहिनी जी, वो सतीश को कुछ काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाया आज की पार्टी में। मोहिनी हंसकर बोली, नो प्रॉब्लम डियर, तुम तो आ गई ना, अब मास्क लगा लो और पार्टी का मजा लो। सब मध्यम रंगीन लाइट्स, मस्ती भरे म्यूजिक और ड्रिंक्स के साथ पार्टी के रंग में पूरी तरह रंग गए। देखते ही देखते 12 बजने का टाइम हो गया। मोहिनी को उसके आदमियों ने सिग्नल दे दिया था लाश मिलने का। मोहिनी धीरे से सतीश के पास आकर बोली, अब तैयार हो जाओ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। 12 बजे की लाइट ऑफ होते ही तुम चीख मारकर गिर जाना, ओके? सतीश ने सर हिला दिया। जैसे ही डीजे ने लाइट ऑफ करवाई और काउंटडाउन शुरू किया कि इतने में जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। डीजे ने हड़बड़ाकर लाइट ऑन कर दी। सबने देखा मोहिनी के पास ही एक लाश पड़ी है। मोहिनी चीख मारकर लाश से लिपट गई। ओह माय डियर, क्या हुआ तुम्हें? अरे ये किसकी लाश है? कौन मर गया मोहिनी डियर? बैटमैन की मास्क उतारते हुए मिस्टर माथुर ने पूछा। मोहिनी तो यूं आंखें फाड़े देखने लगी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उस लाश को सीधा किया तो देखा वो लाश सतीश की थी। मोहिनी ये देख बुरी तरह चीखने लगी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राधिका दौड़ते हुए आकर सतीश की लाश से लिपट गई। ओह सतीश, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते डियर। और वो अपना सर पटकने लगी। इसी बीच लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी। देखते ही देखते पुलिस आ पहुंची। राधिका ने रोते हुए बयान दिया, मुझे सुबह सतीश ने फोन कर बताया कि वो मोहिनी के फार्म हाउस पर है। वो बहुत घबराहट में लग रहा था सर। मिस्टर माथुर ने पुलिस को बयान दिया, मैं तो आज ही शाम को फार्म हाउस पर आया हूँ। मेरी वाइफ मोहिनी सुबह से यही थी। मैं बस और कुछ नहीं जानता। पुलिस ने सतीश के मोबाइल के कॉल लॉग में देखा। मोहिनी की कॉल थी सुबह और तब से उसके मोबाइल का लोकेशन फार्म हाउस ही था। पूरी पार्टी का रंग उतर चुका था। सब गेस्ट अपने अपने घर जा चुके थे और पुलिस भी मोहिनी को सतीश की हत्या के इल्जाम में पकड़कर ले गई थी, क्योंकि वही थी जिसने सतीश को कॉल करके यहाँ बुलाया था और उन दोनों को ऊपर जाते हुए भी 3-4 वर्कर्स ने देख लिया था। मोहिनी इस कदर शॉक में चली गई थी
कि उसके बोलने और सोचने समझने की शक्ति ही गुम हो गई थी। कुछ हफ्ते बाद राधिका के घर की बेल आधी रात को बज उठी। उसने तुरंत दरवाजा खोल मिस्टर माथुर को गले से लगा लिया। वाह, मान गई तुमको, क्या सुपर प्लान बनाया तुमने, एक तीर से दो शिकार। मिस्टर माथुर आराम से सोफे पर बैठते हुए बोले, मुझे पता था कि मेरी नीच बीवी मेरे इंश्योरेंस के लिए कुछ भी हद पार कर सकती है, और सतीश का जिक्र तो मैंने ही उसके सामने 3-4 बार जानबूझकर किया था कि वो बहुत बढ़िया प्लान बनाता है और एकदम स्मार्ट आदमी है। राधिका हंसकर बोली, पर वो फ्रिज में तुम्हें ठंड नहीं लगी और मोहिनी को अपनी मौत का कैसे यकीन दिलाया तुमने? मिस्टर माथुर सिगरेट सुलगाते हुए बोले, सो इजी माय डियर, बस मैंने नब्ज को एकदम धीमी करने वाली दवा ले ली और अंदर बॉडी वार्मर पहन लिया। कुछ देर बाद जब वो लोग टेरेस में गए तो मैं फ्रिज से निकलकर कपबोर्ड में छुप गया। राधिका ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, वाओ, पर सतीश को कैसे मारा और उसकी बॉडी को पार्टी हॉल में कैसे लाए? मिस्टर माथुर बोले, बस जब सतीश फ्रेश होकर सूट पहन रहा था तभी उसके गले में मोहिनी का स्कार्फ डाल गला घोंट दिया और खुद वो बैटमैन वाला मास्क लगाकर नीचे आ गया। और जिन्हें मोहिनी अपना आदमी समझ रही थी वे दरअसल मेरे लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सही टाइम पर सतीश की बॉडी लाकर डाल दी। इस तरह मोहिनी भी रास्ते से हट गई और सतीश भी। अब तो बस तुम हो और मैं हूँ और हैं सारे संसार की खुशियाँ। कहते हुए मिस्टर माथुर ने राधिका की उंगली में अपनी अंगूठी पहना दी। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। शाम 6 बज रहे थे। जनवरी की शीतलहर के कारण सड़कें लगभग सूनी थीं। ऐसे ठंडे माहौल में कैफे गुलमोहर में लोग गर्मा गर्म कॉफी का लुत्फ लेने में मशगूल थे। कैफे के कॉर्नर टेबल पर कहकहों और उमंगों की महफिल सी सजी थी। इस टेबल पर साहिल, राज, रवि, नीरज और कल्पेश बैठे थे और कॉफी पीते हुए हंसी मजाक में मस्त थे। तभी राज बोला, यार ये अब तक गर्ल्स गैंग नजर नहीं आई। साहिल हंसते हुए बोला, यार अब गर्ल्स हैं, तैयार होने में वक्त तो लगाएंगी ही। सब जोर से हंसने लगे। तभी कैफे का डोर खुला और जगमगाती बिजलियों की तरह गर्ल्स गैंग यानी रंजू, शीतल, फिजा, मयूरी और रानी कैफे में आईं। हेलो फ्रेंड्स, क्या बात है, वाह, कहकहों से महफिल गुलजार है यहाँ तो, फिजा ने कहा। राज ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, वेलकम वेलकम, आप सबका ही इंतजार हो रहा था। ओह सच, थैंक यू। कहते हुए रानी झुककर बड़ी अदा से सलाम करने लगी और सब फिर जोर से हंस पड़े। सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी मंगाकर साहिल ने बोलना शुरू किया, यार अब जल्दी से बताओ इस वेकेशन के लिए क्या सोच रखा है, कहाँ चले हम इन छुट्टियों में? मयूरी ने कप टेबल पर रखते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार कोई एडवेंचरस ट्रिप पर चलें। कल्पेश तुरंत बोला, तो फिर चलो जंगल सफारी पर चलते हैं। ओह सुपर्ब आइडिया, कहकर सब ताली बजाने लगे। तभी शीतल बोली, यार पर मुझे जंगल और जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है। नीरज और रवि जोर से हंस पड़े। क्या शीतल, तू भी हमारी फ्रेंड होके डरती है? बी ब्रेव बेबी। शीतल ने उन्हें गुस्से से घूरा और कुछ कहने ही वाली थी कि रानी बोली, बस बस तुम बॉयज ज्यादा मत उछलो, शीतल आएगी ट्रिप पर हमारे साथ। और फिर सबने एक साथ हाई फाइव किया और प्लानिंग करने लगे। जल्दी ही पूरी प्लानिंग रेडी हो गई। डिसाइड हुआ कि परसों सुबह सुबह निकला जाए 400 किमी दूर स्थित अभयारण्य की ओर। साहिल अपनी क्रूजर गाड़ी लाने वाला था जिसमें सब आराम से सफर पर निकल सकते थे। सब खुशी खुशी अपने घर आए और तैयारियों में लग गए। जंगल सफारी पर जाना था इसलिए सब जीन्स, कैप्री और शॉर्ट्स ही रख रहे थे और मेडिसिन का भी एक बॉक्स ले लिया था रानी ने। साथ में क्या मालूम जंगल में क्या जरूरत पड़ जाए। आखिर आ ही गया वो दिन और सब सुबह सुबह रेडी होकर घर वालों को बॉय बाय कर निकल पड़े। ट्रिप पर सब एकदम वेकेशन के मस्ती भरे मूड में थे और गाड़ी में बजते लाउड म्यूजिक के साथ झूम रहे थे। सिर्फ फिजा थोड़ी सी खामोश और गुमसुम सी बैठी थी। शीतल बोली, क्या हुआ ड्रामा क्वीन, आज यूं उदासी का नकाब क्यों ओढ़ रखा है? फिजा बोली, ओह कम ऑन यार, मैं बस सोच रही थी कि हमारी ट्रिप अच्छे से पूरी तो हो जाएगी क्योंकि हम में से कोई भी उस नेशनल पार्क में नहीं गया है। वहाँ इंतजाम ठीक होगा या नहीं? बाप रे बाप, इतनी चिंता सिर पर हाथ मारते हुए रवि बोला, मेम साहिबा आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? हम हैं ना,
तो क्या गम है? और सब हंस पड़े। फिजा का भी चेहरा खिल गया। तभी साहिल बोला, यार तुम लोगों ने स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक तो रखे हैं ना? वहां जंगल में तो कुछ नहीं मिलने वाला खाने पीने के लिए। कल्पेश ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है तू बस खाने पीने ही जा रहा है। और सब जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़े। मयूरी बोली, गाइस अब इतना खाने पीने का नाम ले लिया ना कि मुझे सच ही भूख लगने लगी। अब आगे किसी रेस्टोरेंट में गाड़ी रोको तो चैन आए। रानी और रंजू ने भी इसका समर्थन किया तो साहिल बोला, ओके ओके, हम आगे वाले रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। आगे टर्न लेते ही एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट दिखा तो साहिल ने गाड़ी रोक दी। सब उतर पड़े और अपने बाल ठीक करने लगे। तभी शीतल चीख पड़ी, ओह माय गॉड, ये क्या है? सब उधर आ गए तो देखा, गाड़ी की हेडलाइट के पास एक सिंदूर लगा हुआ नींबू लटका हुआ था। शीतल बोली, ये तो कोई जादू टोने जैसा लग रहा मुझे। साहिल हंसते हुए बोला, ओह स्टूपिड गर्ल, ये नींबू तो मेरे घर के वॉचमैन ने लटकाया होगा, उसकी आदत है गाड़ी के आगे नींबू मिर्ची बांधने की। रानी सोचती हुई बोली, पर ये तो सिंदूर लगा हुआ नींबू है। राज थोड़ा चिढ़कर कहने लगा, अब ये नींबू की माला जपना बंद करके रेस्तरां में चलो। सब चल पड़े पर शीतल बार बार पीछे मुड़ मुड़कर नींबू को ही देख रही थी। तभी जाने कहां से एक कौवा तेजी से कांव कांव करता हुआ आया और फिजा के सर पे से होता हुआ उड़ गया। फिजा चीख पड़ी, ओह ये क्या हो रहा है? रवि बोला, प्लीज अब कौए को लेकर फिर बहस न छेड़ देना। साहिल ने सबको आवाज लगाते हुए कहा, कम फास्ट यार, नहीं तो यहीं पर शाम हो जाएगी। सबने अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट किया और रिलैक्स होकर क्रूजर में बैठकर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। इस बात से बेखबर कि उनकी गाड़ी के डीजल टैंक में से तेल बूंद बनकर बड़ी तेजी से गिर रहा था। जंगल सफारी पर निकले सारे फ्रेंड्स झूमते हुए प्रकृति का लुत्फ उठा रहे थे। जहां मन किया गाड़ी रोककर फोटो शूट करते और आसपास के मनोरम दृश्यों को जी भरकर निहारते। इन सब में कब दिन ढलने लगा पता ही नहीं चला। जब अंधेरा गहराने लगा तब रानी बोली, यार अब सीधे चलते हैं बिना कहीं रुके, नहीं तो रात ज्यादा होने पर मुश्किलें न खड़ी हो जाएं। साहिल बोला, ओके देखो अब सुपर स्पीड से पहुंचते हैं नेशनल पार्क। और उसने गाड़ी की स्पीड एकदम फास्ट कर दी। बाहर एकदम अंधेरा हो गया था पर सारे फ्रेंड्स अपनी बातचीत और मस्ती में लगे हुए थे। तभी अचानक गाड़ी खड़खड़ करती हुई रुक गई। साहिल ने स्टार्ट करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। ओह अब इसे क्या हो गया? साहिल के साथ ही सबके मुंह से निकला। रवि बोला, यार तूने डीजल तो डलवाया था ना फुल? साहिल बोला, हाँ यार फुल टकी करवा ली थी रात में ही कल, तो फिर ये मीटर जीरो डीजल क्यों बता रहा है? राज ने पूछा। ओह ये तो सच ही जीरो बता रहा। साहिल बड़बड़ाया और उतर के गाड़ी चेक करने लगा। पीछे पीछे रवि और राज भी मोबाइल टॉर्च ऑन करके उतर गए। नायल टैंक को खाली देखकर साहिल बोला, रुको मैंने पीछे एक 5 लीटर का कैन भर के रखा है, वो ले आता हूँ, काम चल जाएगा। तभी शीतल बोली, रुक जाओ मैं ले आती हूँ। और वो कैन ढूंढ कर लाने लगी कि अचानक ही चौंक सी गई। यार ये कैन तो एकदम हल्का लग रहा है। आर यू श्योर कि इसमें 5 लीटर डीजल है? साहिल बोला, यस बेबी आई एम श्योर, कल ही रात मैंने खुद रखा था गाड़ी में डीजल भरकर। तो क्या ये कैन पूरा डीजल पी गया? रवि ने खाली कैन को उल्टा करते हुए कहा। साहिल हैरान हो गया, फिर बोला, पर अब करें क्या हम? ये गाड़ी बिना डीजल के तो जाएगी नहीं और आसपास क्या दूर दूर तक भी पेट्रोल पंप के आसार नहीं दिख रहे। राज बोला, एक आइडिया है कि हम में से कोई एक ये कैन लेकर किसी पेट्रोल पंप तक जाए और उसे भरा कर ले आए। रानी बोली, पर जाएंगे कैसे? तभी एक बाइक उधर आती हुई दिखी। साहिल ने तुरंत उसे हाथ देकर रोका और अपनी प्रॉब्लम बताई। राज ने रिक्वेस्ट की कि वो बाइक वाला उसे नजदीकी पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे दे। बाइक वाले ने उसे पीछे बैठने का इशारा किया और राज को लेकर चल दिया। अब बाकी सब फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर आके बैठ गए क्योंकि खुले जंगली इलाके में ठंडी शीतलहर सी चल रही थी। तभी रानी बोली, यार यूं अंधेरे में गाड़ी में बैठने से अच्छा है कि हम यहीं आसपास का इलाका घूमते हैं नीचे उतरकर। फिजा ने अपने कानों को हाथ लगाकर कहा, नन्ना बाबा ना, इस तरह अंधेरे जंगली इलाके में पैदल घूमना, बाप रे। शीतल बोली, अरे तो हम यहाँ जंगल सफारी पर ही तो आए हैं ना,
किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में थोड़ी कि तू अंधेरे से डर रही। साहिल गाड़ी से उतरते हुए बोला, ओके गाइस, तो अब चलो, हम घूमते फिरते हैं यहीं आसपास आराम से। तब तक राज भी आ जाएगा, डीजल लेके फिर चलेंगे हम नेशनल पार्क। कल्पेश ने बैग से 3-4 पैकेट स्नैक्स के लिए। चलो चलो यार, मस्त खाते पीते घूमेंगे हम। हो सकता है कोई टाइगर या लॉयन यहीं मिल जाए। नीरज ने उसकी पीठ पर मारते हुए कहा। तू ना बसस, चुपचाप अपने चिप्स बिस्किट खा। सब हंस पड़े और मोबाइल टॉर्च ऑन करके निकल पड़े सैर को। फिजा तो शीतल, मयूरी और रानी के साथ डरती सहमति चल पड़ी, पर रंजू ने साफ इनकार कर दिया, यूं गाड़ी से उतरकर घूमने के लिए। नहीं यार, मैं तो यही गाड़ी में ही ठीक, तुम लोग घूम आओ, तब तक मैं रेडियो सुनती हूँ। रंजू ने कहा, ओके बेबी, एज यू विश। कहते हुए सब चल दिए। रंजू ने रेडियो पर मनपसंद चैनल सेट किया और चिप्स खाती हुई गाने सुनने में मग्न हो गई। मयूरी ने अपना स्कार्फ अच्छे से बांधते हुए कहा, यार कितनी ठंडी हवा चल रही। खुले आसमान के नीचे इस तरह रात में घूमना कितना एडवेंचरस लग रहा है ना। रवि हंसते हुए बोला, हाँ बहुत एडवेंचरस लग रहा, पर मजा तो तब आए जब कोई शेर अचानक हमसे हाथ मिलाने पहुंच जाए। फैजा चिढ़कर बोली, देखो ऐसा डराओगे ना तो मैं गाड़ी में चली जाऊंगी। रानी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ओह यार क्यों नाराज हो रही है, आखिर हम यहाँ जंगल और जंगली जानवर ही तो देखने आए हैं ना। लेकिन फजा हाथ छुड़ाकर गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे रानी, नीरज, रवि भी दौड़े, पर वो गाड़ी तक पहुंच ही गई। जैसे ही फिजा ने गाड़ी के सामने वाला दरवाजा खोला, वो चीख पड़ी। पीछे आ रहे दोस्त दौड़कर उस तक पहुंचे और गाड़ी के अंदर का हाल देख वो भी पागलों की तरह चीखने लगे। सामने की सीट पर बैठी रंजू के शरीर पर एक बड़ा सा काला नाग रेंग रहा था और रंजू के नील पड़ते जिस्म से साफ जाहिर था कि वो नाग उसे दस कर अपना शिकार बना चुका था। सब स्तब्ध हो देख रहे थे। तभी साहिल ने नीचे पड़ी एक टहनी उठाई और उसमें नाग को लपेटकर नीचे फेंक दिया। फिजा तो इतनी डर गई थी कि उसके माथे से पसीने की धार बह निकली। रानी और मयूरी ने मिलकर रंजू को सीट पर लिटाया और उसके मुंह में पानी डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी नीरज बोला, मुझे लगता है अब कोई भी कोशिश बेकार है, क्योंकि रंजू की गर्दन एक ओर लटक गई है। सब उसे गुस्से से देखते हुए रंजू को हिला हिलाकर उठाने में लगे रहे। रवि ने मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहा, पर मोबाइल नेटवर्क ही गायब था। ओफो, अब क्या करें इस जंगल में हम, मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, नहीं तो राज को ही कह देते एम्बुलेंस लेकर आने के लिए। रवि बोला, पर राज कितनी देर में आएगा पता नहीं यार। साहिल बोला। कल्पेश जो इतनी देर से चुप खड़ा था, अचानक ही वो रंजू के बाल खींचकर देखने लगा। ओह माय गॉड, ये बाल तो सिर से अलग हो रहे, मतलब जहर पूरे शरीर में फैल गया है। तभी अचानक राज उन्हें कैन लिए हुए आता दिखाई दिया। ओह, अब तक तुम सब गाड़ी के ही पास हो, मुझे तो लगा था कि कहीं घूम फिर रहे होंगे, राज ने कहा। नीरज दुखी स्वर में बोला, यार हम तो गए थे घूमने, पर रंजू को एक नाग ने डस लिया है। राज शॉक्ड हो गया। क्या, रंजू को नाग ने डस लिया? पर गाड़ी में नाग आया किधर से? कल्पेश बोला, अब ये जंगल तो नाग का घर है, किधर भी जा सकता है। तू ये बता, इतनी जल्दी कैसे आ गया? डीजल मिला या नहीं? राज मुंह बनाते हुए बोला, बैड लक, बस थोड़ी दूर जाकर ही उसकी बाइक पंक्चर हो गई। अब अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में कितना क्या बनाते, इसलिए उसने सुबह तक वेट करने बोला और मैं वापस आ गया। अब सुबह फिर जाकर देखूंगा उसके पास। और उसने कैन पीछे रख रंजू की नब्ज चेक की। ये तो बिल्कुल नहीं चल रही, नीरज बोला। पर रंजू का क्या करें, उसे मेडिकल सुविधा मिलने तक सुरक्षित रखना होगा। रानी और मयूरी ने एक ब्लैंकेट में रंजू को लपेटकर सीट के नीचे सुला दिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सब बार बार सोच रहे थे कि इस जंगल सफारी पर क्यों आए। साहिल ने सबको गाड़ी में बैठने कहा और गाड़ी के डोर लॉक कर दिए ताकि रात में कोई खतरा न रहे। गहराती अंधेरी रात के साथ साथ सबके दिल मानो कहीं गहरे भंवर में डूबते जा रहे थे। इतनी खामोशी थी गाड़ी में कि सांसों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी रानी बोली, हम रंजू के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? काश कि हम रंजू को अकेले गाड़ी में न छोड़कर जाते। फिजा ये सुनकर रोने लगी। ओह, मेरा दिल तो पहले ही धड़क रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है।
शीतल बोली। साहिल, वो तुम्हारी गाड़ी पर सिंदूर लगा हुआ नींबू, ये सब उसी का असर है। साहिल गुस्से से चिल्लाया। व्हाट नॉनसेंस। नीरज ने उसे चुप करते हुए कहा, देख ये तो सच है ना कि हम सुनसान जंगल में इस तरह फंसे हुए हैं। हाँ ठीक है, पर ये नींबू वाली बात बिल्कुल बकवास है। राज बोला। ये नींबू मिर्ची का कुछ दोष नहीं, दोष है तो हमारी किस्मत का। कल्पेश बोला। यार रात के 11 बज रहे हैं और नींद है कि गायब है आंखों से। रवि ने उसकी ओर एक पैकेट चिप्स का बढ़ाते हुए कहा। अब ये खा और चुपचाप सो जा यार। कल्पेश ने वो पैकेट उसके ही ऊपर फेंक दिया और बोतल से पानी पीने लगा। तभी अचानक उसके गले में जैसे पानी फंस गया। वो बुरी तरह से खांसने लगा। उसके साथ ही बैठे नीरज और रवि उसकी पीठ सहलाते हुए उसे संभालने लगे। रानी ने बोतल से उसे पानी पिलाने की कोशिश की, पर देखते ही देखते उसकी सांसें उखड़ गई और नीरज के कंधे पर उसका सिर लुढ़क गया। रानी, मयूरी, शीतल और फिजा जोर से चीख पड़ी और सब बॉयज भी एकदम सकते में आ गए। लग रहा था कि कोई बुरा सपना चल रहा हो, पर दुर्भाग्य से ये सब सच था, एकदम कठोर क्रूर सच। फिजा चीखती हुई बोली, मैं अब 1 मिनट भी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं अब नहीं रहूंगी इस जंगल में। तभी मयूरी ने उसे पकड़ते हुए कहा, पागल मत बन फिजा, ये जंगल है, आधी रात को गाड़ी से उतरकर जाएगी कैसे और कहाँ? ना तो कोई सवारी मिलने वाली, ना कोई सहायता। हाँ, जंगली जानवर जरूर मिल जाएंगे। पर फिजा पर तो जैसे जुनून सा चढ़ गया था। वो दरवाजा खोलकर कूद पड़ी बाहर और तेजी से भागने लगी अंधेरे में। उसके पीछे साहिल और रवि तेजी से भागे, टॉर्च ऑन करके, और रानी भी फिजा को पुकारती हुई गाड़ी से नीचे उतर पड़ी। साहिल और रवि फिजा के पीछे ही भागे थे तुरंत, पर उन्हें फिजा कहीं नहीं दिख रही थी। अब साहिल ने जोर से पुकारा, फिजा किधर हो तुम? तब तक मयूरी और रानी भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ साहिल, फिजा किधर चली गई? मयूरी ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरे जंगल में किधर गायब हो गई वो। साहिल निराश होकर बोला। पर वो ऐसे कैसे जा सकती है किधर भी? रानी चिल्लाते हुए बोली, फिजा फिजा कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ ना, देखो जंगल में यूं रात को बहुत खतरा। अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि कहीं पास से शेर के दहाड़ने की भयंकर आवाज से मानो सबका खून जम गया। साहिल ने सबको जोर से चिल्लाकर वापस गाड़ी में चलने के लिए कहा और सब वापस दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ भागे। तभी शेर की दहाड़ उनके बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी। मयूरी चिल्लाई, हे भगवान, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से भागने के लिए कहा। गाड़ी में घुसते ही लपक कर सब दरवाजे बंद किए और डरे सहमे अपनी सीट पर बैठ गए। तभी राज ने पूछा, फिजा कहाँ है? साहिल ने किसी तरह कहा, पता नहीं यार, अंधेरे में वो किधर चली गई, और फिर ये शेर की दहाड़ सुनाई दी तो हम जान बचाकर भागे वहां से। शीतल बोली, और फिजा उसे वहीं छोड़ दिया मरने के लिए। तुम सब कितने स्वार्थी निकले, अपनी जान की ही फिक्र है बस। रवि और मयूरी चिढ़कर बोले, बस बस, ज्यादा उपदेश मत दे। फिजा अपने मन से गाड़ी से उतर कर भागी थी, और अब शेर आ गया वहां तो हम कैसे फिजा को खोजते भला? रानी ने गुस्से से कहा, प्लीज सब एकदम खामोश हो जाओ। पता नहीं, वो शायद किस्मत अच्छी थी तो शेर चला गया यहाँ से, वरना हम भी अभी मौत के मुंह में होते। नीरज, जो इतनी देर से खामोश था, अचानक बोला, अब जंगल में शेर तो रहेगा ही, पर अब इसी डर से तुमने फिजा को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। शेम ऑन यू गाइज, शेम ऑन यू। अब साहिल एकदम फूट पड़ा, तो जाओ ना, जाकर बचा लो तुम लोग फिजा को। बात कर रहे बस कुछ भी। लेकिन तभी ओके कहते हुए नीरज और राज गाड़ी से बाहर आ गए और चल पड़े फिजा फिजा पुकारते हुए। उनके पीछे शीतल भी उतर गई और टॉर्च ऑन करके जाने लगी फिजा को तलाश करने। साहिल गुस्से से बड़बड़ाने लगा, हद है बेवकूफी की, मैं ही पागल था जो इन सबके साथ जंगल सफारी का प्लान बनाया। तभी अचानक जंगल में से फिजा की तेज चीख सुनाई दी, एकदम हौलनाक चीख। सबके सब मारे डर के पत्थर बन गए। राज, नीरज और शीतल भी पहले तो सहम गए, फिर तेजी से चीख की दिशा में भागे। कुछ दूर जाने पर उन्हें फिजा जमीन पर पड़ी दिखाई दी। वो उसकी ओर लपके कि तभी शेर की गर्जना सुनाई देने लगी। ओह माय गॉड, क्या करे अब? शीतल डर से रोने लगी। वो सब एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे छुप गए।
कुछ मिनट बाद नीरज बोला, मैं फिजा को किसी तरह उठाकर लाता हूँ, और वो बाहर निकला तो सामने फिजा थी ही नहीं। वो चीख पड़ा, फिजा, पर कोई आवाज नहीं। राज और शीतल भी बाहर निकल आए और फिजा को ढूंढने लगे, पर वो नहीं मिली। अब शीतल फूट फूट कर रो पड़ी। जरूर वो शेर उसे ले गया। किसी तरह तीनों गाड़ी में आए और उन्हें देखते ही साहिल व्यंग्य से बोला, तो मिल गई फिजा? शीतल रोते हुए बोली, वो मिल ही जाती यदि तब तुम सब उसे यूं छोड़कर न भाग आए होते। रानी और मयूरी ने सबको शांत करते हुए कहा, देखो, यूं इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज शांत रहकर हमें इस हालात का मुकाबला करना है। इसी तरह दुख, डर और गम से भरी रात गाड़ी में ही गुजर गई। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से सबकी नींद खुली तो बाहर निकलकर देखा कि वो रात में मिला बाइक वाला अपने साथ एक डीजल का कैन लेकर खड़ा था। साहिल और राज को देखते ही कहने लगा कि मैं कल रात ही अपनी बाइक ठीक कर घर चला गया था, क्योंकि जंगल में तो इस तरह बाइक पर रात गुजारने के मतलब मौत को निमंत्रण देना ही है। और आज सुबह होते ही मुझे ध्यान आया कि आप लोग अब भी जंगल में फंसे होंगे, इसलिए ये डीजल लेकर आ गया। सब उसे थैंक्स कहने लगे और साहिल ने तो जबरदस्ती उसे डीजल के डबल दाम दे दिए। फिर जल्दी ही वो सब वापस बाइक सवार के पीछे पीछे ही जंगल से शहर की ओर रवाना हो गए। शहर पहुंचते ही सबसे पहले वे सब हॉस्पिटल पहुंचे और रंजू और कल्पेश को चेक करने के लिए डॉक्टर से कहने लगे। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो पता चला वो दोनों तो कल रात गाड़ी में ही मर चुके थे। जहर से हुई मौत के कारण डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने सबके बयान लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक घर में ही रहने को कहा। सबके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया पुलिस ने ही, और उन्हें हॉस्पिटल में ही बुलवा लिया। रंजू और कल्पेश के पेरेंट्स रोते बिलखते पहुंचे और अपने बच्चों की लाश देखकर सदमे में आ गए। साहिल बोला, सर, हमें फिजा के पेरेंट्स के घर खुद जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी की तो लाश भी नहीं मिली हमें। पुलिस ऑफिसर उन्हें घूरते हुए बोला, पता नहीं तुम यंग जनरेशन को क्या सूझती है जंगल जाने की। ओके, चलो फिजा के घर। और वो सब फिजा के घर पहुंचे तो वहां लगी भीड़ देख अचरज पे पड़ गए। ओह, इन्हें क्या पहले ही पता चल गया। किसी तरह डरते डरते वो अंदर पहुंचे तो देखा फिजा के पेरेंट्स बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उन्हें देखते ही फिजा की मम्मी रोते हुए बोली, कैसे फ्रेंड्स हो तुम लोग? परसों रात तुम्हारी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था और तुम सब अब आ रहे हो? साहिल हक्का बक्का हो चिल्ला पड़ा, क्या बात कर रहे हो आप? फिजा तो कल हमारे साथ जंगल ट्रिप पर गई थी, मेरी ही गाड़ी में हम सबके साथ। वहां उसे कल रात एक शेर, और वो आगे न बोल सका। पुलिस ऑफिसर ने सब हालात का जायजा लिया और फिर साहिल के पास आकर कहने लगा, लगता है तुम सबको कोई गलत फहमी हो रही है। फिजा ने वाकई परसों रात ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो जान गई थी कि उसका बॉयफ्रेंड कल्पेश रंजू को पसंद करने लगा था और रंजू भी उसे चाहने लगी थी। ये बात फिजा बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपने रूम में ही जहर खाकर जान दे दी। क्या? पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? साहिल के दिमाग में ज्यों बिजली सी कौंधी। ओह, इसीलिए रंजू और कल्पेश जहर से मरे। ओह गॉड, ये सच है या सपना? पर फिजा की दीवार पर लटकी बड़ी सी तस्वीर इस बात का सबूत थी कि ये एक हकीकत है। क्रूजर गाड़ी में बैठते हुए साहिल को लगा मानो ये प्लानिंग जंगल सफारी की नहीं, मौत के कुएं की थी। तो यहाँ खत्म होती है आज की दूसरी कहानी। अगर आप लोगों को आज की कहानियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तो अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।